हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस सेशन में। इस सेशन में हम जैब का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसके मॉड्यूल डी के जो मैकमिलन का जो बुक है उसके पीछे ईच एंड एवरी चैप्टर के पीछे टर्मिनल जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, उसके पीछे का लॉजिक समझेंगे। बिकॉज आपके मैकमिलन के बुक आईआईबीएफ का जो प्रिस्क्राइब बुक है उसमें ईच एंड एवरी चैप्टर के बाद क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर्स भी दिए गए हैं, लेकिन आंसर्स का लॉजिक क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, ये चीज आपको सही से बताई नहीं गई है। सो इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। यही हमारा एक पूरा जो है प्रयत्न है इस अभ्यास सीरीज के थ्रू कि आपको ये चीज हम जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली समझा पाए। तो दिस सेशन इज ऑफ मॉड्यूल डी ऑफ आई एंड आई एफ एस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। ये पार्ट 2 है ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल। ठीक है, लास्ट के जो चैप्टर्स है वो हम इस सेशन में कवर करेंगे। एंड द बेस्ट यूज ऑफ दिस सेशन वुड बी कि आप एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ, जहां पर आप क्वेश्चन नंबर्स लिख लो और ईच एंड एवरी क्वेश्चन को देखो, पढ़ो, वीडियो पॉज करो, ट्राई टू आंसर इट ऑन योर ओन एंड ट्राई टू चेक इट। और ऐसा करने के बाद आपका स्कोर कितना आ रहा है, यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट दोस्तों? So yes, before moving ahead, let me just remind you, if you are preparing for the JAB 2024 exam, then the best, easiest way कि आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर ले, चारों के चारों सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाए, इज दैट कि आपको कोई ना कोई मेंटोर करे, हेल्प करे, राइट? तो वी हैव कम अप विद दिस मास्टर कोर्स एट एडुटैब, जहां पर आपको चारों के चारों जो कंपोनेंट्स है जैब एग्जाम के, उनके वीडियो लेक्चर्स along with that chapter wise quiz, then full length mock test, each and every chapter के notes and live classes provide किए जा रहे हैं। इन सभी रिसोर्सेज के थ्रू वी विल बी गिविंग आवर 100% so as to clear this exam, है ना? तो इफ यू वांट टू अवेल, आप लिंक पे प्रेस कर सकते हैं जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मास्टर कोर्स आप चारों सब्जेक्ट्स के एक साथ ले सकते हो, या फिर कोई इंडिविजुअल कंपोनेंट का अगर आपको लेना है वो भी आप ले सकते हो। और अगर आप अभी इसमें अवेल कर रहे हो तो यू कैन जस्ट टाइप दिस कोड JAIB85। ये कूपन कोड यूज करके यू विल बी गेटिंग 85% डिस्काउंट ऑन दिस मास्टर कोर्स। So hurry up, click on the link given in the description. So हम पिछले सेशन में जो मॉड्यूल डी का पार्ट 1 था उसमें हमने चैप्टर नंबर 38 तक हम कंप्लीट कर चुके थे, वेंचर कैपिटल। तो यहाँ पर हम चैप्टर 39 लीज फाइनेंस एंड हायर परचेज, इस चैप्टर के टर्मिनल क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। So this is the first question, my dear friends, which of the following covers the entire economic life of an asset? पूरा का पूरा इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एसेट जो है वो कवर किया जाता है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हियर। ठीक है, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीज के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। तो लेट मी टेल यू ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीज हैं क्या। यहाँ पर अगर हम देखें फाइनेंस लीज की अगर हम बात करें, इसमें होता ये है, जनरली लीज एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर आपको किसी पर्टिकुलर एसेट को यूज करने से रिलेटेड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, लेट्स से 10 इयर्स के लिए उसको यूज करने से रिलेटेड राइट्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी घर में रह रहे हो तो आपने वो घर लीज पर ले रखा है फॉर 5 इयर्स। तो 5 इयर्स के लिए आपको पर्टिकुलर एसेट को यूज करने का पूरा राइट मिल जाता है। ओके, सो यहाँ लीज अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं और ये राइट आपको मिलता है ऑब्वियसली फॉर सम रेंटल पेमेंट, है ना? जो भी ओनर है उसको आप रेंटल पेमेंट करोगे। ठीक है, लीज में जो भी ओनर होता है उसे लेसर कहा जाता है और जिसने ये लीज पर ले रखा है उसे लेसी कहा जाता है, राइट? तो यहाँ फाइनेंस लीज इज द फर्स्ट काइंड, जहां पर आप देखोगे कि जो भी लेसर है वो लेसी को लीज पर कोई एसेट देता है लीज रेंटल्स के पेमेंट के बदले, और वो देता है सो दैट एंटायर इकोनॉमिक लाइफ वो यूज किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, कोई घर है तो वो जब तक कि टूट फूट के घर न जाए तब तक के लिए ये पूरा लीज पर दे दिया जाता है। तो द रेंटल पेमेंट्स जो होते हैं वो भी पूरे के पूरे एसेट कॉस्ट को कवर करते हैं अलोंग विद द इंटरेस्ट। तो दैट इज व्हाट इज फाइनेंस लीज। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ए, फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज क्या है? कम टाइम के लिए, 5 इयर्स 10 इयर्स के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए अगर लीज पर दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लीज। यहाँ पर पूरे इकोनॉमिक लाइफ को कवर नहीं किया जाता, होल टाइम लीज नाम का कोई लीज नहीं है, एंड टू एंड लीज भी कुछ नहीं। ठीक है, तो वी हैव द करेक्ट ऑप्शन ए। इन विच टाइप ऑफ लीज डज रिपेयर एंड मेंटेनेंस लाई विद द लेसी? ठीक है, तो यहाँ पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है
लेसी के द्वारा किया जाता है, ये कौन सा टाइप का लीज है? तो फाइनेंस लीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर वी हैव द लेसर एंड द लेसी। तो लेसी के पास ये जो एसेट है वो चला जाता है as part of the lease, and finally लेसी के पास ऑप्शन होता है कि he can buy this particular asset and purchase करके अपने पास रख सकते हैं पूरा इकोनॉमिक टाइम, इकोनॉमिक लाइफ के लिए। ऑपरेटिंग लीज में सम फ्यू इयर्स के लिए जाता है, ठीक है। तो जो फाइनेंस लीज है इसमें लेसी इज गोइंग टू टेक केयर एंड मेंटेन द एसेट कंप्लीटली, क्योंकि पूरा इकोनॉमिक लाइफ तो यही यूज कर रहा है। तो हु शुड मेंटेन, हु शुड बेयर द रिपेयर कॉस्ट? लेसी ओनली, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है, कुछ ही सालों के लिए लेसर अपना जो एसेट है वो देता है टू लेसी। तो ऐसे केस में जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट आ रहा है वो पूरा लेसर जो ओनर है उस पर्टिकुलर एसेट का, ही इज गोइंग टू बेयर इट। ओके, तो मेंटेनेंस लाई विद द लेसी, दैट इज फाइनेंस लीज ओनली, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर हियर। सो यू कैन सी finance lease, all the cost relating to maintenance taxes are to be borne by the lessee only, ठीक है, very clear। ऑपरेटिंग लीज में सारे चीजें लेसर बेयर करता है। देयर आर अदर डिफरेंसेस आल्सो हियर, यू कैन गो थ्रू। Which type of lease involves two or more countries? Worldwide lease, maritime lease, cross border lease, none of the above, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हियर इज, इसे क्रॉस बॉर्डर लीज कहते हैं। ऑल्दो ये तीनों ही करेक्ट आंसर लग रहे हैं, बट सी इज द राइट आंसर। टू और मोर कंट्रीज में ये लीजिंग जो है हो रही है। फॉर एग्जांपल यूएस में बोइंग के ओनर हैं और ही इज गिविंग द एरोप्लेन on lease to let's say एयर इंडिया के ओनर, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस बॉर्डर लीज। टू डिफरेंट कंट्रीज में लेसर एंड लेसी होंगे। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लीज आर द एसेट्स बॉट ऑन लोन, ठीक है। तो जो लेसर है वो कई बार क्या करता है, लोन लेता है। लोन लेकर उस पर्टिकुलर एसेट को खरीदता है एंड दैट एसेट इज गिवन टू द लेसी। when this asset is given to the lessee, the loan के ऊपर जो लेसर है उसे इंटरेस्ट पेमेंट्स करना पड़ता है and lessor is going to get the rental payments, ठीक है। if the interest payments are 100 then the rental payments will be higher than that। तो यहाँ पर लेसर का फायदा हो जाता है 50 का, राइट। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ऐसे फायदा होता है। तो दैट इज कॉल्ड अ लिवरेज्ड लीज where the rental payments are leveraged by the loan that is taken and the interest that is paid। तो leveraged lease इसे कहा जाता है। So C is the right answer here। Moving on, fifth question, a hire purchase transaction, the owner of the asset is known as, ठीक है। hire purchase transaction में they again it is similar to leasing। हायर परचेज में ये जो एसेट होता है वो दे दिया जाता है फॉर बीइंग यूज्ड बाय द पर्सन हु इज परचेजिंग इट, ठीक है। तो जो भी पर्सन यहाँ पर है इसे हायरी कहा जाता है, और जिसने इसे, जो ओनर है उसे हायरी कहा जाता है, एंड द पर्सन हु इज टेकिंग इट, उस पर्टिकुलर एसेट को उसे हायरर कहा जाता है। सो द ओनर हियर इज कॉल्ड हायरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये देने के बाद एट द एंड हायरर के पास ऑप्शन होता है सो एज टू परचेज इट कंप्लीटली, ठीक है। कंप्लीटली उसे परचेज करने का, उस एसेट को इसके पास जो है ऑप्शन होता है। दैट इज कॉल्ड अ हायर परचेज ट्रांजैक्शन। नाउ मूविंग टू चैप्टर 40, क्रेडिट रेटिंग एंड क्रेडिट स्कोरिंग। तो यहाँ पर हाई क्रेडिट रेटिंग डिनोट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। हाई क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, अलग अलग एंटिटीज को क्रेडिट रेटिंग दिया जाता है so as to assess what assess their credit worthiness, ठीक है, कि ये कितना क्रेडिट वर्दी है। इसका मतलब है अगर हम इसे लोन देते हैं तो ये क्या इस लोन पर डिफॉल्ट करेगा या फिर ही विल बी रिटर्निंग द मनी, ठीक है, कितना क्रेडिट वर्दी है। तो ये किन किन एंटिटीज को क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड की जाती है? नंबर 1 ये कंपनीज को प्रोवाइड की जाती है। नंबर 2 जो अलग अलग हमारे सिक्योरिटीज हैं, बॉन्ड्स है, शेयर्स है, उनको प्रोवाइड की जाती है। नंबर 3 इकोनॉमीज या कंट्रीज को भी क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड की जाती है, जिससे हम सॉवरेन रेटिंग कहते हैं, ठीक है। सॉवरेन रेटिंग इसे कहा जाता है, सॉवरेन रेटिंग, ठीक है। दैट मीन्स सॉवरेन मीन्स किसी कंट्री को, इकोनॉमी को रेट किया गया है। ओके, सो इस तरीके से क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करने पर ये अलग अलग अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म्स में प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल A1, A2, A3, ये सारे जो है शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेटिंग है। तो यहाँ पर अगर हम देखें A1 इज द हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग, यानी कि द डिफॉल्ट के चांसेस बहुत कम है। देयर इज हाईएस्ट सेफ्टी, लीस्ट रिस्क, ठीक है, दैट। तो यहाँ पर लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज द बेस्ट आंसर
for this particular question. High credit rating का मतलब है low probability of default. I hope this is very clear. The year in which first CRA was established in India, credit rating agency was established in India. So the first credit rating agency in India was CRISIL. इसे establish किया गया था 1987 में. Okay, so C is the right answer. Fact based question है ये. How many approved credit rating agencies are there in India? So there are nearly 7 approved credit rating agencies in India. So B is the right answer here. What are they? CRISIL, CARE, ICRA, India Ratings and Research, Infomerit, Brickwork, Acute. ठीक है, 7. Now moving on, which of the following does not indicate investment grade credit rating? ठीक है, तो credit rating में अलग अलग grades होते हैं and एक जो मीडियम ग्रेड का क्रेडिट रेटिंग होता है, देर आर एक्चुअली 3 ग्रेड्स इनटू व्हिच क्रेडिट रेटिंग इज क्लासिफाइड. ठीक है, तो इसमें से मीडियम ग्रेड का जो होता है उसे इन्वेस्टमेंट ग्रेड कहा जाता है. ठीक है, देयर इज इन्वेस्टमेंट ग्रेड and then there is a non-investment grade and there is default grade. ठीक है, 3 ग्रेड्स में क्लासिफाई किया जाता है. तो ये भी पूछा गया है कि कितने ग्रेड्स में क्लासिफाई किया जाता है प्रीवियसली इन द एग्जाम. 3 ग्रेड्स, और इसमें से पूछा गया इन्वेस्टमेंट ग्रेड का कौन सा नहीं है. ठीक है, तो जनरली ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ये सारे जो हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड के होते हैं, बट डबल बी जो है ये लीस्ट क्रेडिट रेटिंग है. ठीक है, ये स्टार्ट होता है ट्रिपल ए से, देन डबल ए, ट्रिपल बी, ठीक है, डबल बी, ऐसे बी, ऐसे होगा, सी, डी, ऐसे. ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज इफ वी सी द क्रेडिट रेटिंग जो है रिड्यूस होने लगता है, रिस्क बढ़ने लगता है एज वी गो डाउन, सेफ्टी बढ़ने लगती है एज वी गो अप. ठीक है, तो डबल बी इज समथिंग जो कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड में नहीं आता, तो दैट इज व्हाई डी इज द राइट आंसर. सो यू कैन सी द क्रिसिल रेटिंग्स हियर, आपको पीपीटी में भी मिल जाएगा. हाईएस्ट सेफ्टी ट्रिपल ए का होता है. मूविंग ऑन, व्हाट इज द मैक्सिमम क्रेडिट स्कोर दैट कैन बी अवॉर्डेड टू एन इंडिविजुअल? तो क्रेडिट स्कोर की अगर हम बात करें, ये 300 से 900 के बीच में होता है, और ये क्रेडिट स्कोर ओनली इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ही प्रोवाइड किया जाता है, दो ही एंटिटीज को. क्रेडिट रेटिंग किसको किसको प्रोवाइड किया जाता है? प्लीज रिकॉल, इट इज प्रोवाइडेड टू नंबर 1 कंपनीज, नंबर 2 सिक्योरिटीज, नंबर 3 कंट्रीज. ठीक है, क्रेडिट स्कोर किसको प्रोवाइड किया जाता है? इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को. तो व्हाट इज द रेंज? 300 टू 900. सो मैक्सिमम क्रेडिट रेटिंग क्या प्रोवाइड किया जा सकता है? 900. So C is the right answer. Now moving to the next chapter, that is chapter 41, mutual funds. तो इसमें अगर हम देखें, the first question is the entity that established a mutual fund is known as. तो म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें, होता क्या है, इसमें बहुत सारे लोगों से पैसे लिए जाते हैं, थोड़े 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 थोड़े. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू आर गिविंग 1000 रुपीज एंड इन पैसों को पूल कर दिया जाता है. पूल करने के बाद इन्हें इन्वेस्ट किया जाता है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज. They can be shares, they can be bonds, they can be derivatives, they can be futures, forwards, options हो सकते हैं, राइट. इस तरीके से जब इन्हें इस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है, देन दैट इज पर्टिकुलरली कॉल्ड अ म्यूचुअल फंड. ठीक है, तो ये म्यूचुअल फंड कंपनी होती है जिसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी कहा जाता है. यहाँ पर म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि फंड्स को मैनेज करते हैं, इन पैसों को मैनेज करते हैं. तो ये पूलिंग करते हुए हु एस्टैब्लिशेस इट, ये चीज पूछा गया है. तो ये म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट के रूप में एस्टैब्लिश किया जाता है, एंड सो इट हैज अ स्पॉन्सर हु एस्टैब्लिशेस इट. ठीक है, स्पॉन्सर के द्वारा ये एस्टैब्लिश किया जाता है, क्योंकि ट्रस्ट है, इनके अंडर देयर विल बी अ ट्रस्टी, देयर विल बी म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो इन्हें मैनेज करते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं. तो सी इज द राइट आंसर. हु एस्टैब्लिशेस अ म्यूचुअल फंड इज अ स्पॉन्सर. मल्टी कैप फंड इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड? तो म्यूचुअल फंड के अलग अलग टाइप्स हैं बेस्ड अपॉन किसमें ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर. अगर ये सिर्फ इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सॉरी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में अगर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं खाली, तो दे आर कॉल्ड द इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स. ठीक है, या फिर इक्विटी स्कीम्स, या फिर इफ दे आर इन्वेस्टिंग ओनली इन बॉन्ड्स वगैरह, ठीक है, दे आर कॉल्ड डेट स्कीम्स. ठीक है, देयर कैन बी हाइब्रिड स्कीम्स जहां पर दोनों में ही इन्वेस्ट किया जा रहा है, एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम हो सकता है जहां पर ये रिटायरमेंट रिलेटेड या चाइल्ड से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं उनसे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट किया जाता है. तो ये इक्विटी स्कीम में आप देखोगे कि जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो मल्टी कैप, लार्ज कैप, मीडियम कैप, स्मॉल कैप, इस तरीके से किया जाता है बेस्ड अपॉन द
कैपिटलाइजेशन दैट इज टेकन फ्रॉम द मार्केट, यानी कि लार्ज कैप का मतलब है लार्ज अमाउंट ऑफ मनी मार्केट से उठाया जा रहा है एज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर शेयर्स दैट आर इश्यूड। ठीक है, तो इक्विटी इज द राइट आंसर, इक्विटी स्कीम इज द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर हियर। मीडियम ड्यूरेशन फंड, तो डेट स्कीम्स में आप देखोगे ड्यूरेशन बेसिस पर क्लासिफिकेशन हुआ है, ओवरनाइट होता है, देन लिक्विड फंड्स होते हैं इस तरीके से। ठीक है, मीडियम ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स ऐसे, तो ये डेट स्कीम्स होते हैं एक्चुअली। सो बी इज द राइट आंसर बेस्ड अपॉन द टेन्योर ऑफ द बॉन्ड्स जिनमें इसे इन्वेस्ट किया गया था है। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर डेट ओरिएंटेड न्यू फंड ऑफर? न्यू फंड ऑफर जब दिया जाता है तो मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन यहाँ पर होता है, मिनिमम अमाउंट जो नॉर्मल स्कीम्स से रिलेटेड है तो वो 10 करोड़ का है, बट डेट स्कीम्स में 20 करोड़ होता है। जनरली ज्यादा प्रोविजनिंग होती है विद रिस्पेक्ट टू डेट स्कीम्स, तो मिनिमम अमाउंट इज 20 करोड़ एज फार एज डेट स्कीम्स इज कंसर्न, बिकॉज इसमें प्रोटेक्शन ज्यादा है, सो यू कैन गो फॉर अ लार्जर अमाउंट, सो बी इज द राइट आंसर हियर। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट फॉर इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड यूजिंग एसआईपी? एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 500 रुपीज से लेकर यू कैन गो टिल लैक्स। ठीक है, तो ये 500 रुपीज इज द मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी इन्वेस्टेड। नाउ लेट मी रिमाइंड यू अगेन, इफ यू आर preparing for the JAB 2024 exam, then the best and easiest way to qualify is to be part of a कोर्स या फिर सम गाइडिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो वी हैव कम अप विद द मास्टर कोर्स जहां पर आपको चारों कंपोनेंट जो जैप के हैं उनसे रिलेटेड जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं ईच एंड एवरी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज जो है आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। देन यू आल्सो हैव द फुल लेंथ मॉक टेस्ट, नोट्स, लाइव क्लासेस एज पार्ट ऑफ दीज पर्टिकुलर पूरा का पूरा कोर्स, राइट? सो यू कैन अवेल दैट बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इसके साथ साथ इफ यू वांट कि आपको सिर्फ कुछ ही कंपोनेंट्स के जो कोर्सेज है उनको अवेल करना है, लाइक एएफएम आपको हो गया, आईआईएफएस हो गया, देन यू कैन गो फॉर पीपीबी एंड आरबीडब्ल्यूएम। इनका भी लिंक, इंडिविजुअल लिंक्स आपको मिल जाएगा इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू आर डूइंग इट नाउ देन JAB 85 is the code that you should be using to get 85% discount on these courses, right? अब हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द चैप्टर नंबर 42 विच इज इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है रिलेटेड टू द डिफरेंट प्रिंसिपल्स, राइट? व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ ओबरे बाय फेडाई मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट? ठीक है, ये किससे रिलेट कर रहा है? तो इज इट प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन? इसमें क्या होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी है इट कैन फाइल अ केस अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी जिसके वजह से डैमेज हुआ एंड इंश्योरेंस देना पड़ रहा है। देन प्रिंसिपल ऑफ कंसिडरेशन, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है। देन प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट फेथ, तो बुरे फेडाई में यू है, अटमोस्ट फेथ में भी यू है, तो इस तरीके से आप मैच कर सकते हो, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है वो सही होना चाहिए। गलत होगा तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा अगर ये पता चल गया। प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब है जो भी इंश्योरेंस के टर्म्स एंड सही जो कॉजेस है उसके लिए ही आपको इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? इंडेमनिटी का मतलब है, ओ चलो आपको लॉस हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक बाइक है उस पर लॉस हुआ, कितना का था बाइक? लेट से 50,000 का था, तो लॉस हो गया, चलो आपको 50,000 का 50,000 रुपए इंश्योरेंस के थ्रू दे देते हैं, तो आपका लॉस जो है वो रिकवर हो गया। ये दैट इज कॉल्ड इंडेमनिटी। सो यू कैन डू इट फॉर मोटर, ट्रैवल, मैराइन, बट लाइफ इंश्योरेंस में आप ये नहीं कर सकते। जो लाइफ का लॉस हो गया है यू कैन नॉट क्वांटिफाई इट, दैट इज व्हाई लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ contract of indemnity. So A is the right answer. In which of the following life insurance products does the policy holder receive the sum assured over a period of time? ठीक है, तो over a period of time ये life insurance policy काम करता है even if the policy holder does not die during the term of the policy. तो term insurance, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, आपको आपका जो इंश्योरेंस है वो पूरा आपके लाइफ के लिए नहीं बनता है, बट ये इंश्योरेंस बनता है किसी भी पर्सन से रिलेटेड, उनके जो है लिविंग या फिर अनसर्टेनिटी ऑफ डेथ से रिलेटेड फॉर अ फ्यू ईयर्स ओनली, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स ऐसे। अब लेट्स से 10 ईयर्स में वो पर्सन नहीं मरता है तो वो अमाउंट पूरा गायब हो जाता है, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी मनी एट ऑल, दैट इज टर्म लाइफ। और इसके प्रीमियम ऑब्वियसली कम होता है। होल लाइफ इज टोटल लाइफ के लिए, व्हेन द पर्सन डाइज देन यू विल गेट द मैच्योरिटी अमाउंट। एंडोवमेंट ऐसा प्रीमियम होता है जहां, ऐसा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है जहां पर 10 इयर्स लेट्स से ये पॉलिसी किया गया जस्ट लाइक टर्म लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन 10 इयर्स के अंदर वो पर्सन अगर मरता नहीं है तो 10 इयर्स के बाद इमीडिएटली ऑन मैच्योरिटी यू आर गोइंग टू गेट ऑल ऑफ द एक्यूमुलेटेड मनी।
ओके, सो एंडोमेंट पॉलिसी इज द राइट आंसर हियर। विद प्रॉफिट का मतलब है आपको लाइफ इंश्योरेंस का जो मेच्योरिटी अमाउंट तो मिल ही रहा है, साथ में एलआईसी या फिर किसी भी कंपनी जहां पर आपने इंश्योरेंस ले रखा है उस कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है तो उससे बोनस भी मिलता है आपको एक्स्ट्रा। So that is also added on the maturity amount. ठीक है, so C is the right answer here. I hope these things are clear. What is the maximum amount of award that the insurance ombudsman can give to an aggrieved policy holder? So insurance ombudsman ऐसा entity है जो कि कोई भी grievances होते हैं insurance related उन्हें handle करते हैं, और ये grievances insurance 30 लाख से ज्यादा के amount के नहीं होने चाहिए, and yeah, जो award दिया जा सकता है वो 30 lakhs is the maximum amount. ठीक है, 30 lakh C is the right answer. Now moving to chapter 43, pension products. This is similar to insurance products but pension related चीजें. Pension products generally have two stages, the accumulation stage and dash. ठीक है, तो पेंशन प्रोडक्ट्स का एक स्टेज होता है एक्यूमुलेशन स्टेज, जहां पर आप पेंशन के लिए मंथली पेमेंट्स करते रहते हैं टिल अ सर्टेन एज। ठीक है, इस एज को हम वेस्टिंग एज कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कहा है 55 ईयर्स तक, तो ओके 55 के बाद वो एक्यूमुलेशन जो मनी का है पेमेंट आपका रुक जाता है, 55 के बाद आपको मंथली मंथली के लिए पैसे दिए जाने लगते हैं। ठीक है, लेट्स से आपका एज 60 वेस्टिंग एज है, देन 60 के बाद ये होता है। तो देयर आर टू स्टेजेस, फर्स्ट वन इज कॉल्ड द एक्यूमुलेशन स्टेज, द अदर वन इज कॉल्ड द वेस्टिंग स्टेज। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कीम ऑफ ईपीएफओ? ईपीएफओ के द्वारा एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ईपीएस, Employees Provident Fund Scheme EPF, Employees Deposit Linked Insurance Scheme, ठीक है, EDLIS, ये तीन जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। नो ग्रेचुटी स्कीम इज देयर। ठीक है, ग्रेचुटी कंपनीज अपने हिसाब से देते हैं, बट ये तीनों प्रोवाइड किए जाते हैं। लेट मी रिमाइंड यू, ये ईपीएफओ के द्वारा जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम ये चलाया जा रहा है, एज पार्ट ऑफ इट 12% ऑफ योर अमाउंट जो भी आपका सैलरी है उसके ऊपर, सीटीसी के ऊपर 12% जो है कट होता है। एंड बेसिक मिनिमम इसमें 15,000, अगर किसी का सैलरी है तो 15,000 का 12% 1800। एंड इफ द एम्प्लॉयर ऑप्ट्स फॉर बेसिक या फिर मिनिमम सैलरी तो 15,000 के ऊपर जितना 12% बन रहा है वो कटता है। और ये 12% में से ज्यादा अमाउंट जो है आपका दैट गोज इनटू ईपीएस, ठीक है, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में जाता है, right? 8.33% actually goes into EPS and 3.67% 12% में से जाता है into the EPF, and ये 12% एम्प्लॉय की तरफ से एंड एम्प्लॉयर की तरफ से दोनों ही देते हैं। एंड एम्प्लॉयर की तरफ से अगर हम देखें यहाँ पर 0.5% एक्स्ट्रा दिया जाता है फॉर द डिपॉजिट, जो भी आपका डिपॉजिट जा रहा है उससे रिलेटेड एक इंश्योरेंस बनता है, तो 0.5% एम्प्लॉयर देता है एंड एक्स्ट्रा 0.5% इस पूरे चीज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कॉस्ट लगता है एम्प्लॉयर के लिए। तो एसेंशियली एम्प्लॉयर गिव्स 13% ऑफ द सैलरी सीटीसी। ठीक है, तो व्हाट इज द राइट आंसर हियर? ग्रेचुटी स्कीम नहीं है, सो सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन, लॉक इन पीरियड पीपीएफ में क्या होता है? ठीक है, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में लॉक इन पीरियड होता है 15 ईयर्स का, एटलीस्ट 15 ईयर्स के लिए यू हैव टू कीप पेइंग एंड बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी जो है एनपीएस के लिए, नेशनल पेंशन स्कीम के लिए क्या है? सो द करेक्ट आंसर हियर इज द डिपॉजिटरी एनएसटीएल। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अ पर्सन टू जॉइन अटल पेंशन योजना? तो मोस्ट ऑफ द योजना जो है पेंशन से रिलेटेड उसमें द मिनिमम एज इज 18 ईयर्स ओनली, so C is the right answer. Moving on to chapter 44, para banking and financial services provided by the banks. First question आपका यहाँ पर है, up to what extent of its own capital and reserves can bank invest in a financial services subsidiary? तो financial services provide करने से related, let's say एक बैंक ने एक subsidiary establish किया है, तो ये subsidiary company में ये बैंक कितना परसेंटेज जो है इन्वेस्ट कर सकता है? Okay, so the correct answer is 10%. B is the right answer here. What is the maximum percentage of equity contribution that a bank acting as a sponsor of IDF, infrastructure debt funds, non-banking financial companies का एक टाइप है, एनबीएफसी का एक टाइप है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह हैं उनसे रिलेटेड इनका पूरा काम होता है। अगर इसको एस्टैब्लिश किया गया है बाय अ बैंक या फिर बैंक एक स्पॉन्सर की तरह काम कर रहा है, तो कितना मैक्सिमम परसेंटेज वो कंट्रीब्यूट कर सकता है इक्विटी कंट्रीब्यूशन? तो इट कैन कंट्रीब्यूट 49%, मैक्सिमम परसेंटेज 49% कंट्रीब्यूट कर सकता है।
A bank desirous of setting up primary dealership business through a subsidiary is required to be registered as. Let's say बैंक primary dealership business करना चाहता है. What is primary dealership? As soon as RBI issues shares of the government of India, government securities, तो फटाफट से कुछ एंटिटीज आकर प्राइमरी मार्केट में इन्हें बाय करने लगते हैं, तो दे आर कॉल्ड द प्राइमरी डीलर्स. ठीक है, एज सुन एज इट इज इश्यूड इनटू द मार्केट, ये प्राइमरी मार्केट होता है जहां पर इमीडिएटली एज सुन एज कंपनीज इश्यू देयर शेयर्स वो अपीयर होते हैं. अब ये शेयर्स या सिक्योरिटीज, तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को अब आगे इन्वेस्टर्स को बेचा जाता है, तो दैट इज द सेकेंडरी मार्केट. ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट में प्राइमरी डीलर्स, प्राइमरी डीलरशिप करना है बैंक्स को, तो दे हैव टू बी रजिस्टर्ड एज एनबीएफसी अंडर आरबीआई. ठीक है, अगर थ्रू अ सब्सिडियरी करना है तो एनबीएफसी बनना होगा अंडर आरबीआई. Now, what is the minimum amount of owned funds that a bank desiring to pursuing insurance business with risk participation should have? ठीक है, इंश्योरेंस बिजनेस बैंक को करना है तो मिनिमम 1000 करोड़ उनके पास होने चाहिए. Okay, moving to the last chapter of I&IFS, 45 chapter है ये number, real estate investment trust and infrastructure investment trust. Very wonderful chapter. What is the minimum amount of investment that can be made in REIT? REIT is the real estate investment trust. So this is a kind of trust as you know, और इसमें एक sponsor होता है, ये sponsor जो है इसमें invest करता है, राइट. और साथ में इसमें जो भी इन्वेस्टर्स, अलग अलग इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, तो ईच इन्वेस्टर को कितना मिनिमम अमाउंट जो है इन्वेस्ट करना होता है. सो ईच यूनिट कैन बी कॉस्टिंग मिनिमम 15,000 रुपीज. सी इज द राइट आंसर. ठीक है, तो अगर मैं इन्विट के लिए ये मिनिमम अमाउंट पूछूं आपसे, तो व्हाट वुड बी द आंसर? इट विल बी 1 लाख रुपीज. ठीक है, तो विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट? द लीस्ट लिक्विड. डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स रियल एस्टेट में किए जा सकते हैं. रेट जो है ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये ऐसे दीज आर जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड यूनिट्स. ठीक है, बट इनका सारा इन्वेस्टमेंट जाता है इनटू रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, तो उससे जो प्रॉफिट है जनरेट करके ये यूनिट होल्डर्स को दिए जाते हैं. तो रेट्स कैन बी ट्रेडेड ओवर द स्टॉक एक्सचेंज, या फिर ये किसी और को बेचा जा सकता है. सो इट इज अ लिक्विड इंस्ट्रूमेंट. फिजिकल रियल एस्टेट, ऑब्वियसली फिजिकल आपने कोई घर खरीद रखा है तो उससे आप किसी और को बेच सकते हो, लेकिन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो दिस इज कंसिडर्ड टू बी इललिक्विड. ठीक है, इललिक्विड इन्वेस्टमेंट. तो द लीस्ट लिक्विड इज, अगर हम बाकी देख लें, बाकियों को भी देख लेते हैं. इक्विटी इन रियल एस्टेट कंपनी, ये भी लिक्विड है. इक्विटी यानी कि शेयर्स, किसी रियल एस्टेट कंपनी के शेयर्स आपने खरीद रखे हैं मेनली, तो यस यू कैन सेल इट टू समवन, समवन एल्स कैन बाय इट. बॉन्ड्स जो इशू किए गए रियल एस्टेट कंपनी, दे कैन आल्सो बी सोल्ड टू समवन. ऑल ऑफ दीज आर लिक्विड. ये ज्यादा लिक्विड है, मोर लिक्विड. दिस इज लेस लिक्विड, ये भी थोड़ा सा कम ही है इफ वी कंसिडर इंडिया. बट द लीस्ट लिक्विड इज फिजिकल रियल एस्टेट, क्योंकि उसको बाय सेल करने में काफी टाइम लगता है. यू हैव टू सर्च पीपल एंड ऑल. ठीक है, बहुत सारे रूल्स एंड नॉर्म्स है, टैक्सेस लगते हैं, सो यू हैव टू थिंक ट्वाइस. तो बी इज द राइट आंसर. नाउ व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज दैट अ रेट शुड होल्ड इन कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू अर्निंग प्रोजेक्ट्स? रेट अगर होल्ड कर रहा है रेवेन्यू, जो प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है रेट, रेट का स्पॉन्सर मैनेजर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज जो हैं दैट शुड बी रेंट जनरेटिंग एंड कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स. ऐसे कितना परसेंटेज? 80% जो भी प्रोजेक्ट्स है दे शुड बी रेंट जनरेटिंग, वरना तो आप पैसे कैसे दोगे, प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स कैसे दोगे टू द यूनिट होल्डर्स? ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर. नाउ इफ आई आस्क यू, अगर कोई भी प्रॉफिट जनरेट होता है तो ऐसे में इस प्रॉफिट का कितना परसेंटेज जो है डेफिनेटली जाना चाहिए टू द रेट होल्डर्स, एंड ये जो स्पॉन्सर उसके पास नहीं रहना चाहिए. तो 90% ऑफ दैट प्रॉफिट शुड गो टू द रेट होल्डर्स. ये चीज इंश्योर की गई है by SEBI regulations. Which of the following is not included in infrastructure? So there is a list of infrastructure by SEBI. उसमें बैंक्स नहीं आते. ठीक है, पावर, रेलवेज, टेलीकॉम रिलेटेड चीजें आ जाती है, बैंक्स नहीं आते. पावर जनरेशन है, रोड्स एंड हाईवेज एंड रेलवेज है, देन टेलीकॉम है, बट नॉट बैंक्स. ठीक है, so A is the right answer, which is not included in infrastructure. And this is the last question, which is homework for you. What is the minimum amount of stake that a sponsor should hold in an InvIT? इनविट में स्पॉन्सर्स का कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टेक उन्हें होल्ड करना पड़ता है 100% में से. तो व्हाट इज दैट? 5%, 10%, 15 या 25%? Okay, let me know this answer to this in the comment section, and I hope you liked the entire series. All the best. And before moving, let me just
remind you, if you are preparing for the JAB May 2024 exam, then you should definitely have someone who is helping you in this. And we have come up with our master course, EduTap master course for the same. यहाँ पर आप इसे avail करके you can be part of all of the features of this course. Like इसमें provide किया जा रहा है recorded lectures, the MCQs with each and every chapter, then full length mock test, you are also getting notes and live classes. ठीक है, चारों के चारों component जो JAB एग्जाम के लिए हैं, JAB एग्जाम के हैं, उनसे related, right? You can click on the link given in the description and avail this course. इसके साथ साथ आप इंडिविजुअल कोर्सेज में भी जो है एनरोल कर सकते हैं. लाइक आपका एएफएम हो गया है, यू वांट टू एनरोल इनटू द अदर कंपोनेंट्स, देन यू कैन गो फॉर दैट आल्सो. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड इफ यू आर डूइंग दैट, देन यू शुड डेफिनेटली यूज द कोड JAB85, जहां पर आपको 85% का डिस्काउंट मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ दीज कोर्सेज. Do check out the courses by clicking the link given in the description. And if you have any other queries, आप हमेशा हमें 8146207241 पर कॉल कर सकते हैं, या फिर you can drop a mail at hello@edutap.co.in. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना. All the best. Thank you.